The question is a diet to contain at least 80 units of vitamin A, 100 units of mineral. Two food F1 and F2 are available. Food F1 costs rupees 4 per unit and food F2 costs rupees 6 per unit. 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals, and 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. Formulate this as a linear programming problem and find graphically the minimum cost for diet that consists of mixture of these foods and also meets the minimal nutritional requirements. अब देखो एलपीपी की ये जो प्रॉब्लम है वो है हमारी डाइट प्रॉब्लम, राइट? तो सबसे पहले हम इस डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करने की सोचेंगे जिससे हमें जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो बनाने में आसानी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड करना है F1 और F2 की क्वांटिटी, ठीक है? कि हमें कितना कौन सा फूड जो है मिक्स करना चाहिए कितनी क्वांटिटी में कि जो कॉस्ट है वो हमारा मिनिमम रहे। और रिक्वायरमेंट हमें दे रखी है कि जो हमारी डाइट है वो 80 यूनिट्स, एटलीस्ट 80 यूनिट्स हमारे पास विटामिन ए की होनी चाहिए और 100 यूनिट्स होनी चाहिए हमारे पास मिनरल की। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि F1 की हमने ली है एक्स यूनिट्स और F2 की ली है हमने वाई यूनिट्स। अब देखो टेबल बनाने के लिए एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जिसको आपने एक्स और वाई सपोज किया वो आप कॉलम में रखें, ठीक है? मतलब सबसे पहले जो आपका ये F1 और F2 है ये कॉलम वाइज होने चाहिए जिसको हमने एक्स और वाई यूनिट्स जो है सपोज किया है, ठीक है? अगर अपोजिट टेबल बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम होएगी इक्वेशंस बनाने में। और यहाँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं इस फूड में ज़रूरी हैं, एक तो है विटामिन ए और दूसरा है हमारे पास मिनरल्स। तो आप देखो फूड F1 में हमारे पास इसका एक कॉस्ट भी दे रखा है, वो भी लिख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले फूड F1 का जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट है, राइट? और F2 का कॉस्ट जो है वो 6 रुपीज़ पर यूनिट है। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। इसके 3 यूनिट्स हैं। F1 में 3 यूनिट्स विटामिन ए की हैं और 4 यूनिट्स मिनरल की हैं। तो 4 आप कहाँ लिखोगे? मिनरल के सामने, ठीक है? तो F1 फूड में क्या हुआ? विटामिन ए की 3 यूनिट्स हैं और मिनरल्स की 4 यूनिट्स हैं। तो ये आपका F1 जो है वो कंप्लीट है। इस कॉलम में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? और F2 के लिए क्या है? 1 यूनिट ऑफ F2 कंटेन्स 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो 6 यूनिट्स आ गई आपके पास विटामिन ए की और 3 यूनिट्स हैं मिनरल्स की। कॉस्ट इसका हमने पहले से ही लिख लिया था 6 रुपीज़। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में उसने ये बताया कि आपको ये जो डाइट प्लान है उसमें एटलीस्ट 80 यूनिट्स जो है वो विटामिन ए की चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी। तो लास्ट जो कॉलम बनाओगे वो बनाओगे आप मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब इतना तो हमें चाहिए ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 80 यूनिट्स चाहिए आपको विटामिन ए की और मिनरल्स की चाहिए हमें 100 यूनिट्स, ठीक है? तो अब देखो मुझे मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। तो जो हमारे ये कॉस्ट की जो रो चल रही है यहाँ से हमारे पास बनेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी, जिसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। आपको एलपीपी की प्रॉब्लम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए जो फंक्शन होगा उसको हम जी से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट? तो क्या बनेगा देखो, 4 रुपीज़ 1 यूनिट का है तो एक्स यूनिट्स का हो जाएगा 4x कॉस्ट और इसका हो जाएगा 6y। तो मुझे मिनिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती है? रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो यहाँ पर इसने कंडीशंस दी हैं। तो क्या कंडीशन है कि F1 में आपके पास 3 यूनिट्स होनी चाहिए विटामिन ए की, F2 में 6 यूनिट्स हैं विटामिन ए की और हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है विटामिन की वो है 80 यूनिट्स के लिए। यानी कि पहला जो हमारे पास इनइक्वालिटी बनेगी वो विटामिन ए के लिए बनेगी। आपको इनइक्वालिटीज इस तरफ से नहीं बनानी है, कॉलम वाइज नहीं बनानी है, रो वाइज बनेगी, ठीक है? तो पहली क्या बनेगी? 3x प्लस 6y। 3x प्लस 6y क्या होगा? मिनिमम है 80, 80 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है? तो ये आपका विटामिन ए का जो है वो कांस्टेंट बना है, ठीक है? आप लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा कांस्टेंट बनाया आपने। तो इसे हम डिनोट कर लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरी क्या बनेगी हमारे पास? मिनरल्स के लिए दूसरा कांस्टेंट बनेगा कि मिनरल पर क्या रिस्ट्रिक्शन है? इसकी 4 यूनिट्स हैं एक्स में, 3 यूनिट्स हैं वाई में,
ठीक है, और एटलीस्ट 100 यूनिट्स हमें ओवरऑल चाहिए, तो ये भी एटलीस्ट है, मीन्स 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, एटलीस्ट के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा हमारा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, इन इक्वेशन बन गई। तो मुझे अब क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज जी सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दीज टू इक्वेशंस हैं, राइट। और आपके पास x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि पॉजिटिव रहने ही वाले हैं, नेगेटिव नहीं होगा ये कभी भी। तो अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम इन लाइंस पर लाई करने वाले कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो लीनियर इन इक्वेशंस में, कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है और उसकी शेड किस तरफ जाएगी, उसका कॉमन सोल्यूशन क्या बनने वाला है। ठीक है, तो अब वही करना है हमें। तो देखो जो लाइन वन है, लाइन वन में आपके पास है, इसे हम लेट कर लेते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 80। तो x को 0 पुट करो, y आ जाएगा हमारे पास 40/3, 40/3 मीन्स ये आ जाएगा 13.3। तो 0 पर 40/3, एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया। और अगर आप y को 0 पुट करते हो, आपको टेबल पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, यानी कि जो एक्सिस के पॉइंट है बस वही निकाल लो आप। तो जब y को 0 पुट करोगे तो आपके पास 3x इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 80/3, और 80/3 आ गया 26.6। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये बन जाएगा 26.6 पर 0। तो फर्स्ट लाइन के टू पासिंग पॉइंट आ गए। लाइन टू, लाइन टू में लेट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। तो x को 0 पुट किया तो y आएगा 100/3, यानी कि ये हो गया 33.3। तो यहाँ से पॉइंट क्या बनेगा, 0 पर 33.3। ये डेसिमल में मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ, ग्राफ पे ड्रॉ करने में आसानी होगी, अदरवाइज हमें डेसिमल की ज़रूरत नहीं होती। तो y को अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 25। तो ये पॉइंट बनेगा 25, 0। तो दोनों के हमारे पास पासिंग पॉइंट आ चुके हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो अब देखो क्या होगा। तो यहाँ पर जो आप मेजरमेंट है 5 के गैप पे लिख सकते हैं। आपको इसका रफ स्केच नहीं ड्रॉ करना है, प्रॉपर बनाना है। तो फर्स्ट लाइन के हमारे पास पॉइंट्स थे 0 एंड 13.3, मीन्स कुछ यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 80/3, 80/3 है 26.6, तो यहाँ आएगा पॉइंट। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन में हमारे पास पॉइंट्स थे 0, 100/3, यानी कि 0 पे 33, यहाँ आ जाएगा ये। और फिर दूसरा पॉइंट था इसका 25, 0, यानी कि यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ये हमारी होगी सेकेंड लाइन। तो अब देखना है पहले हमें कि इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो शेडेड रीजन है, फीजिबल रीजन, वो कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको लाइंस गिवन है कि 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और दूसरी थी हमारे पास 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिन जो है 0 0 पुट करके देखते हैं। अगर हमारे पास सेटिस्फाई करता है ये, तो ओरिजिन की तरफ इसकी शेड होगी, यानी कि ओरिजिन उसके सोल्यूशन का पॉइंट होगा। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसमें ओरिजिन पुट करके देखो। सो पुट x and y is equals to 0 in 1 and 2। 1 में पुट करोगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो फॉल्स है। ठीक है, और दूसरे में पुट करोगे तो 0 प्लस 0 ये भी ग्रेटर देन 100, ये भी फॉल्स आ रहा है आपके पास, यानी कि ओरिजिन जो है इन दोनों की ही शेड में नहीं है। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आने वाला है दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ इसकी शेड आएगी, इस लाइन की भी और दूसरी लाइन की भी। तो दोनों में कॉमन कौन सा एरिया हो जाएगा, कॉमन हमारे पास हो जाएगा ये एरिया।
राइट। और ये रीजन है हमारा अनबाउंडेड। और दूसरी बात, हमें ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी चाहिए। सपोज ये पॉइंट हमारा सी है, ये लाइन हमने सी डी ले ली और ये लाइन हमने ए बी ले ली, और ये पासिंग एंड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ई है, तो हमें ये ई भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों लाइंस को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24 और वाई की वैल्यू आएगी 4/3। आप खुद सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 24 एंड 4/3 आ गए। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये शेडेड रीजन है, तो शेडेड रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, सी पॉइंट है, ई पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारे कॉर्नर के पॉइंट्स हैं। तो हमें, हमारा जो सिलेबस में है वो कॉर्नर पॉइंट मेथड है, तो हमें शेडेड रीजन के कॉर्नर के पॉइंट चाहिए होते हैं, वो हमने निकाल लिए हैं। तो एक बार हम उसको पहले हम क्या करेंगे, अब इन तीनों पॉइंट्स को पुट करेंगे हमारे जी में, तो वहाँ देखेंगे कि कहाँ पर वैल्यू मिनिमम आ रही है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास शेडेड रीजन ए बी सी, ए बी सी नहीं है, सॉरी, बी ई सी इज फीजिबल रीजन। सो अब देखो, z था हमारा 4x + 6y, तो तीनों पॉइंट्स पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सी पॉइंट है, सी पॉइंट था हमारा 0, 100/3। तो इस पर जो z है वो क्या होगा, 4 × 0, 6 × 100/3, तो आपका 200 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा ई 24, 4/3, इस पर जी की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 6 × 4/3, 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा आपके पास 104। एट बी, बी पॉइंट था हमारा 80/3, 0, इस पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 80/3 + 6 × 0, तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 106.7। तो अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आई है, तीनों में देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 104 है। कौन से पॉइंट पर है, ई पॉइंट पर है। तो जो z है, z इज मिनिमम एट ई, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो है वो ये हो सकता है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 104। लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारा जो रीजन है वो है अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड रीजन में आपको क्या करना होगा, एक लाइन हमें और ड्रॉ करनी है, ये चेक करने के लिए कि जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है वो ठीक भी है या नहीं है, यानी कि वो मिनिमम भी है या नहीं है, क्या पता ये सॉल्यूशन ना हो इसका। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना है जो z है, z < 104, क्योंकि देखो हमने z की वैल्यू निकाली है 104 जो कि मिनिमम है। ठीक है। अब मैं ये ट्राई करना चाह रही हूँ कि क्या इससे स्मॉलर कोई वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रही है z की या नहीं कर रही है। तो उसके लिए मुझे z < 104 की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। नाउ वी ड्रॉ द लाइन z < 104। z < 104 का मतलब क्या हुआ, हमारी लाइन z क्या, हमारा 4x + 6y < 104। तो आप इसमें भी x और y को 0 पुट करके और 2 पासिंग पॉइंट निकाल लो। 2 पासिंग पॉइंट इसका आ जाएगा 0 पे 17.3 और दूसरा पासिंग पॉइंट आ जाएगा 26 पे 0। तो जरा इसे ड्रॉ करते हैं आप यहाँ पर। तो क्या क्या आएगा हमारे पास, ये 0 पे है 17.3, तो कुछ यहाँ, और 26 पे है तो यहाँ। जो आप इसे ड्रॉ करोगे लाइन को, तो डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद आप नोटिस करोगे कि ये जो लाइन है ये हमारा शेडेड रीजन से पास नहीं कर रही है। आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाना है तो मे बी ये पास कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पास नहीं करेगी, हो सकता है कि ये शेडेड रीजन में से ये लाइन पास करे।
अगर तो ये शेडेड रीजन में से पास करेगी तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो स्मॉलर नहीं है, उस पे आप लिखोगे कि नो सोल्यूशन। लेकिन अगर ये लाइन जो है शेडेड रीजन से पास नहीं कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड की है 104 वही इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे वी नोटिस दैट z less than 104 the line this doesn't pass through the shaded region, ये शेड रीजन से पास नहीं करती है, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 104। और कौन से पॉइंट पे है 24 4/3, मीन्स जो x है वो 24 यूनिट्स आ जाएगा और जो y है वो 4/3 यूनिट्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। फूड F1 की आपको 24 यूनिट्स लेनी है और फूड F2 की आपको 4/3 यूनिट्स लेनी है, और उसका जो मिनिमम कॉस्ट आएगा वो आपका 104 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सम को हमें करना है। थैंक यू।